नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एमएस एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट। क्या होता है स्ट्रेस? स्ट्रेस का तात्पर्य है कि ये एक इंडिविजुअल का रिएक्शन है किसी भी चेंज की तरफ, जिसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है या फिर रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है, जो कि फिजिकल, मेंटल या फिर इमोशनल होता है। Stress may be viewed as an individual's reaction to any change that requires an adjustment or response, which can be physical, mental और emotional. रिस्पॉन्स जो आता है वो स्टेबलाइज करता है हमारे इंटरनल बायोलॉजिकल प्रोसेस को और प्रिजर्व करता है हमारे सेल्फ एस्टीम को, जिसे हम हेल्दी एडेप्टेशन कहते हैं। हेल्दी एडेप्टेशन के बारे में रॉय जी ने कहा था कि अडेप्टिव रिस्पॉन्स इंडिविजुअल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। इंटीग्रिटी मतलब कि बैलेंस, और उसे पॉजिटिव कहा जाता है और उसे ही हेल्दी रिस्पॉन्स कहा जाता है। लेकिन अगर वही बिहेवियर आपकी इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब करता है तो उसे हम मैल अडेप्टिव बोलते हैं, और मैल अडेप्टिव को ही नेगेटिव या फिर अनहेल्दी रिस्पॉन्स कहा जाता है। तो ये था इंट्रोडक्शन स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस का मतलब था इंडिविजुअल का रिएक्शन टू एनी चेंज दैट रिक्वायर्स एडजस्टमेंट और रिस्पॉन्स, विच कैन बी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। और रिस्पॉन्स क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं इंटरनल बायोलॉजिकल प्रोसेस को और सेल्फ एस्टीम को प्रिजर्व करते हैं, और उसे हम पॉजिटिव एंड हेल्दी रिस्पॉन्स कहते हैं, जो कि इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है एक इंडिविजुअल के। लेकिन अगर वो इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब करता है तो उसे हम मैल अडेप्टिव बोलते हैं, जो कि नेगेटिव है और अनहेल्दी है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं स्ट्रेस एज अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। उससे पहले स्ट्रेसर के बारे में जान लेते हैं। स्ट्रेसर कोई भी फैक्टर है, बायोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल और केमिकल फैक्टर, जो कि कॉज करता है इमोशनल या फिर फिजिकल टेंशन और कारण होता है किसी के भी स्ट्रेस का। तो ये था स्ट्रेसर जिसके कारण स्ट्रेस होता है। अब हम वापस अपने टॉपिक में जाते हैं, स्ट्रेस एज अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। हैंस सेली, उन्होंने एक मॉडल डेवलप किया था, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम मॉडल। उसके अनुसार पर्सन का जो रिस्पॉन्स है टू स्ट्रेस कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस। फर्स्ट इज अलार्म, सेकंड इज रेजिस्टेंस एंड थर्ड इज एग्जॉशन। तो पहले अपन देखेंगे अलार्म स्टेज। अलार्म स्टेज ये बॉडी का इनिशियल रिएक्शन है स्ट्रेसर के लिए। इसमें सेट ऑफ रिएक्शन इनिशिएट होता है जब हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करते हैं सिंपैथेटिक डिवीजन को ऑफ एएनएस एंड एड्रिनल मेड्यूला। इस स्टेज का मतलब है हमको डेंजर से काउंटरैक्ट करना है बाय मोबिलाइजिंग द बॉडीज रिसोर्सेज फॉर इमीडिएट फिजिकल एक्टिविटी। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इंक्लूड्स, पहला, हार्ट रेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है क्विकली टू एरियाज वेर इट इज़ नीडेड टू फाइट द स्ट्रेस। सेकेंड, blood vessels supplying to the skin and viscera except heart and lungs constrict. At the same time, blood vessels supplying to the skeletal muscles and brain dilate. Third, RBC production increased हो जाता है, leading to the increase in the ability of the blood to clot. This helps control bleeding. Liver convert करता है glycogen into glucose and releases it into the bloodstream. इससे हमको एनर्जी मिलता है ताकि हम स्ट्रेस को फाइट कर सकें। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीजेस एंड रेस्पिरेटरी पैसेज वाइड हो जाता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एयर को एकोमोडेट कर सकें, और इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं। सलावा प्रोडक्शन और डाइजेस्टिव एंजाइम रिड्यूस हो जाता है। तो ये था फर्स्ट स्टेज अलार्म रिएक्शन, जो कि इनिशियल स्टेज है। एक्टिवेट होता है जब हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ एएनएस एंड एड्रिनल मेड्यूला, और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमने देखे। पहला, हार्ट रेट और कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है उन एरियाज में जहाँ पर फाइट करने के लिए ज़रूरत है। आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से एबिलिटी टू क्लॉट ब्लड इज इंक्रीज एंड हेल्प्स कंट्रोल ब्लीडिंग। लिवर कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके, और ब्रीथिंग जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और रेस्पिरेटरी पैसेज वाइड हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। अब देखते हैं हम सेकेंड स्टेज, रेजिस्टेंस रिएक्शन। ये सेकेंड स्टेज है और इनिशिएट होता है बाय रेगुलेटिंग हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस एंड इज़ अ लॉन्ग टर्म रिएक्शन। द रेगुलेटिंग हार्मोन्स आर CRH, GRH,
एंड TRH। CRH मीनिंग कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ताकि ACTH का सिक्रीशन इंक्रीज हो सके। ACTH क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स टू सिक्रीट मोर ऑफ इट्स हार्मोन, ताकि ज़्यादा हार्मोन बन सके, और वो हार्मोन हेल्प करते हैं ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए। तो ये था CRH का। दूसरा है GHRH मीनिंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी टू सिक्रीट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH। तीसरा हमने देखा था TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो स्टिमुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी टू सिक्रीट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। HGH एंड TSH के कंबाइंड एक्शन हेल्प करता है सप्लाई एडिशनल एनर्जी टू द बॉडी। तो ये था हार्मोन्स का रोल इन सेकेंड स्टेज, दैट इज रेजिस्टेंट रिएक्शन स्टेज। इस रेजिस्टेंट स्टेज में बॉडी कंटिन्यू फाइट करता रहता है स्ट्रेसर लंबे समय तक। इस तरह से हम इमोशनल क्राइसिस को टैकल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इन्फेक्शन को फाइट करते हैं एंड रेजिस्ट करते हैं ब्लीडिंग को, ताकि डेथ रिजल्ट ना करे। जनरली रेजिस्टेंस रिएक्शन सक्सेसफुल होता है हेल्प करने के लिए कि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन कोप अप कर सके और हमारा बॉडी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि ये फेल हो जाता है फाइट करने के लिए स्ट्रेसर को, अगर ये बहुत ज़्यादा लंबा है या फिर सीवियर है कंडीशन। इस तरह से ये नेक्स्ट स्टेज में मूव कर देता है, दैट इज स्टेज ऑफ एग्जॉशन। थर्ड स्टेज इज स्टेज ऑफ एग्जॉशन। इस स्टेज में इंडिविजुअल बॉडी जो तो एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि हम लंबे समय तक एक स्ट्रेसर से एक्सपोज्ड हैं। हमारी जो एनर्जी है वो डिप्लीट होना चालू हो जाती है, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से फाइट कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट सम डिजीजेस अकर्स लाइक हेडेक्स, मेंटल डिसऑर्डर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोलाइटिस एट्सेट्रा। और अगर इसे करेक्ट करने के लिए हम कुछ नहीं कर पाते तो एग्जॉशन रिजल्ट करता है, और इन सम केसेस इवन डेथ। सो दीज वर द स्टेजेस ऑफ stress model by Hans Selye. First was alarm reaction, second stage of resistance, and third stage of exhaustion. Now our next subtopic is stress as an environmental event. इस कॉन्सेप्ट में स्ट्रेस को थिंग या फिर इवेंट का नाम दिया गया है, जो कि ट्रिगर करता है इंडिविजुअल के एडेप्टिव, फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को। इवेंट या फिर स्ट्रेस के कारण चेंज होता है लाइफ पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल, जिसके लिए हमें एडजस्टमेंट चाहिए लाइफस्टाइल में। फिर से एक बार, इवेंट या फिर स्ट्रेस एक चेंज है इंडिविजुअल के लाइफ पैटर्न में, जिसके लिए हमें चाहिए एडजस्टमेंट अपने लाइफस्टाइल में, ताकि हम कोप अप कर सके उस इवेंट को या फिर उस स्ट्रेस को। इम्पॉर्टेंट टर्म है चेंज, दैट कैन बी पॉजिटिव लाइक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, पर्सनल अचीवमेंट, कैन बी नेगेटिव सच एज बिंग फायर्ड फ्रॉम अ जॉब। या तो आप जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, अचीवमेंट पा रहे हो, या फिर नेगेटिव मतलब कि आपको जॉब से निकाल दिया गया है। ये है चेंज, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिससे आपको अडेप्ट करना है। चेंज किसकी वजह से आ रहा है, इवेंट, जो कि स्ट्रेस है। स्टडीज से पता चला है कि जो वुमेन है वो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं लाइफ स्ट्रेस को एट हायर लेवल्स एज कम्पेयर टू मेन। लाइकवाइज अनमैरिड मेन पीपल गिव हायर स्कोर्स देन मैरिड पीपल फॉर मोस्ट ऑफ द इवेंट्स। द कंपेरिजन मेन विमेन जेंडर, और दूसरा मैरिड और अनमैरिड पीपल। ये भी कॉन्सेप्ट है कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो डिफ़र करते हैं, उनके रिएक्शंस अलग अलग लाइफ इवेंट्स के लिए लोग अलग अलग रिएक्शंस देते हैं, सबका अलग होता है। रिएक्शंस के अलावा सबका कोपिंग मैकेनिज्म जो होता है वो भी सबका अलग होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म एंड स्ट्रॉन्ग सोशल or familial support can reduce the intensity of the stressful life change and promote a more adaptive response. So this was about stress as an environmental event, जिसमें हमने देखा कि स्ट्रेस क्या है, इवेंट है जिसकी वजह से इंडिविजुअल की लाइफ में चेंजेस आते हैं और उसको रिस्पॉन्स करना होता है, अडेप्टिव, फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेस एज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड द एनवायरनमेंट। स्ट्रेस का डेफिनेशन फोकस किया है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट के बारे में। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक इंडिविजुअल का और नेचर का एनवायरमेंटल दोनों का आपस में कनेक्शन होता है, उसी के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इन डिटेल। इसे समझने के लिए हम शुरू करते हैं टर्म प्रेसिपिटेटिंग इवेंट से।
प्रेसिपिटेटिंग इवेंट एक स्टिमुलस है जो कि अराइज होता है इंटरनल या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में और जिसे एक इंडिविजुअल परसीव करता है अपने तरीके से। इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट का जो रिलेशन है वो स्ट्रेसफुल है कि नहीं है वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल के कॉग्निटिव अप्रेसल ऑफ सिचुएशन, वो किस तरह से सिचुएशन को अप्रेस कर रहा है। एंड क्या है अप्रेजल, क्या होता है कॉग्निटिव अप्रेजल? ये एक इंडिविजुअल का इवैल्यूएशन है, किस तरह से वो इवेंट को या सिचुएशन को सिग्निफाई कर रहा है, कितना इम्पॉर्टेंटली वो असेस कर रहा है। आई रिपीट, कॉग्निटिव अप्रेजल मतलब इंडिविजुअल का इवैल्यूएशन कि वो किस तरह से इवेंट को समझ रहा है, असेस कैसे कर रहा है, इवैल्यूएट कैसे कर रहा है। जो इंडिविजुअल रेस्पॉन्स देता है वो दो टाइप का है, प्राइमरी अप्रेजल एंड सेकेंडरी अप्रेजल। So we'll see in detail about primary and secondary. According to Lazarus and Folkman, he identified 3 types of primary appraisal, जो कि पहला है irrelevant, दूसरा benign positive and third is stressful. Irrelevant क्या है? Irrelevant इंसान तब जज करता है जब उसे लगता है कि जो आउटकम है, जो इंसिडेंस है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो वो पहला अप्राइजल है प्राइमरी का, irrelevant. सेकेंड इज benign positive, मतलब है इंडिविजुअल को लग रहा है कि ये जो इसका आउटकम है, ये जो सिचुएशन है, उससे वो प्लेजर मिलेगा, तो उसे हम कहते हैं बिनाइन पॉजिटिव। थर्ड इज स्ट्रेसफुल, ये इंक्लूड करता है हार्म, लॉस, थ्रेट एंड चैलेंज। हार्म, लॉस, थ्रेट एंड चैलेंज। हार्म लॉस का मतलब आप जानते हो डैमेज या फिर लॉस ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड बाय द इंडिविजुअल। थ्रेट मीन्स कुछ होने वाला है, उसको हम पहले से समझ रहे हैं, कुछ खोने वाले हैं या फिर हार्म होने वाला है, उसको हम बोलते हैं थ्रेट। चैलेंजिंग, कोई भी इवेंट हमको चैलेंजिंग लगता है तो हम या फिर इंडिविजुअल ज़्यादा से ज़्यादा अपने पोटेंशियल पे फोकस करता है ताकि उसे गेन या फिर ग्रोथ हो सके। सो दिस इज थर्ड प्राइमरी अप्राइजल। दिस वॉज अबाउट प्राइमरी अप्राइजल। नाउ विल सी सेकेंडरी अप्राइजल। सेकेंडरी अप्रेजल का मतलब होता है असेसमेंट ऑफ स्किल, रिसोर्सेज एंड नॉलेज दैट द पर्सन पजेस टू डील विद द सिचुएशन। इंडिविजुअल को ये समझना है कि उसके पास किस तरह के स्किल है, रिसोर्सेज है या नॉलेज है ताकि वो सिचुएशन को डील कर सके। और उसके लिए वो कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछते हैं, जैसे कि मेरे पास क्या कोपिंग स्ट्रैटेजीज है, मेरे पास जो ऑप्शन है वो क्या सिचुएशन से डील करने के लिए मदद होगा, और तीसरा मेरे पास क्या एबिलिटी है कि मैं इसको इफ़ेक्टिवली स्ट्रेटेजाइज कर सकूं। तो इस तरह से सेकेंडरी अप्रेजल का मतलब होता है असेसमेंट ऑफ स्किल, रिसोर्सेज एंड नॉलेज टू डील विद द सिचुएशन। इस कॉन्सेप्ट के आखिर में ये बताया गया है कि जो इंट्रैक्शन होता है प्राइमरी अप्रेजल और सेकेंडरी अप्रेजल का, उससे ये डिटरमाइन होता है कि इंडिविजुअल का जो कोपिंग मैकेनिज्म है या फिर अडेप्टेशन रिस्पॉन्स है स्ट्रेस के लिए, उसका क्वालिटी कितना अच्छा है, ये हमें पता चलता है। प्रेसिपिटेटिंग इवेंट, इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ द इवेंट। अब हम देखते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या होता है। वही फैक्टर्स है जिसमें इंसान या इंडिविजुअल रिस्पॉन्स करता है जो कि अडेप्टिव या फिर मैल अडेप्टिव होते हैं। वो फैक्टर्स है, फर्स्ट इज जेनेटिक, सेकंड इज पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड थर्ड इज एग्जिस्टिंग कंडीशन। तो पहला अपन देखेंगे जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस are those circumstances of individual's life that are acquired through heredity. For example, family history of physical and psychological condition and temperament. Qualities वो genetically लेते हैं। Second है past experiences, occurrences that result in learned pattern, जो कि इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल के अडेप्टेशन रिस्पॉन्स को। सेम कंडीशन से पहले भी गुजर चुके हैं तो उनका जो अडेप्टेशन रिस्पॉन्स होगा वो ज़्यादा और अच्छा होगा एज कम्पेयर टू न्यू सिचुएशंस। थर्ड इज एग्जिस्टिंग कंडीशंस, ये इंडिविजुअल की इनबिल्ट क्वालिटीज़ है जो कि उनको हेल्प करता है कि वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल्स फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल रिसोर्सेज फॉर डीलिंग विद द अडेप्टिव डिमांड्स, जैसे कि इंडिविजुअल का मोटिवेशन कैसा है, करंट हेल्थ स्टेटस कैसा है, डेवलपमेंटल मैच्योरिटी, सिवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द स्ट्रेसर, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज, एज, एग्जिस्टिंग कोपिंग स्ट्रैटेजीज और सपोर्ट सिस्टम कैसा है। ये सारे पे निर्भर करता है कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा स्ट्रेस इवेंट या फिर चेंज के लिए। तो ये था स्ट्रेस एज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द एनवायरनमेंट। में हमने देखा प्रेसिपिटेटिंग इवेंट, इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ द इवेंट एंड थर्ड वाज प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। ये सबको मिला के ये सब टॉपिक हमारा बना स्ट्रेस एज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड द एनवायरनमेंट। अब लास्ट हमारा है स्ट्रेस एंड इट्स
मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ को, ताकि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कोप अप कर सकें। और वो एडेप्टिव तब होते हैं जब वो इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करते हैं और स्ट्रेंथन करता है ताकि वो मीट अप कर सके चैलेंजिंग सिचुएशन को। एडेप्टिव रिस्पॉन्सेस हेल्प करता है हमको रिस्टोर करना बॉडी के होम्योस्टैसिस को, मतलब कि बैलेंस बना के रखता है। लेकिन यही स्ट्रैटेजीज मैल एडेप्टिव होती है जब हम कॉन्फ्लिक्ट डेवलप करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते, उसे हम मैल एडेप्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज कहते हैं। तो हम यहाँ पर मैनेजमेंट देखेंगे, अडेप्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज, जिसमें पहला पॉइंट है अवेयरनेस, सेकंड इज़ रिलैक्सेशन, थर्ड इज़ मेडिटेशन, फोर्थ इज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, फिफ्थ इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिक्स्थ पेट्स और सेवेंथ है म्यूज़िक। तो पहला हम देखेंगे अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है खुद को जागरूक करना। तो हमको जानना पड़ेगा कि किस वजह से हमको स्ट्रेस हो रहा है, क्या कारण है। इसको हम तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब हमें पता चले कि इसका कारण क्या है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इस तरह से हम उसको पहले होने से पहले ही रोक सकते हैं, या फिर जो कारण है उसको अगर एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करके हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं या फिर दूर कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट था हमारा अवेयरनेस। सेकेंड है रिलैक्सेशन, खुद को रिलैक्स करना है, जैसे कि कुछ एक्टिविटीज़ करिए, जॉगिंग, स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्सरसाइजेस, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस एंड प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक्स टू रिलीव स्ट्रेस। तो ये था सेकंड पॉइंट, रिलैक्सेशन। तीसरा है मेडिटेशन, 20 मिनट का ध्यान करिए 1 या 2 बार दिन में, और ये हेल्पफुल है फॉर रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर एंड अदर स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स। मेडिटेशन में हम एक कंफर्टेबल पोजीशन लेते हैं, आंखें बंद करते हैं और सारे अदर थॉट्स को हम हटा लेते हैं और कंसंट्रेट करते हैं एक सिंगल वर्ड या फिर साउंड, या फिर कोई एक फेवरेट आपका सेंटेंस है जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है। इस तरह से हम मेडिटेशन करते हैं। चौथा पॉइंट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। हमें अपनी जो बातें हैं जिससे हमको स्ट्रेस हो रहा है उसको हमें किसी ना किसी से शेयर करना चाहिए जो हमारा कॉन्फिडेंशियल है। बात करके हमको रिलीफ रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको अपनी माँ से बात करके बहुत रिलीफ मिलता है, हम उनसे कुछ भी शेयर करते तो हमको रिलीफ मिलता है। इस तरह से आप जिससे कॉन्फिडेंस है आपको, उनसे आपको शेयर करना चाहिए और अपने स्ट्रेस को कम करना चाहिए। या फिर इसके अलावा टेक्निक्स जैसे कि आप डायरी में लिख सकते हो, तभी भी आपका जो मन का बोझ है वो कम हो जाता है, इस तरह से स्ट्रेस कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस टेक्निक में हम कोपिंग स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं और सिचुएशन को ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। प्रॉब्लम को पूरी तरह से ऑब्जर्व करने के बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जिसका पहला स्टेप है कि हम सिचुएशन को असेस करें, फिर गोल फॉर्म करें कि हमको क्या करना है, क्या रिज़ल्ट पाना है। देन हम अल्टरनेटिव्स को फॉर्म करेंगे कि कौन से ऑप्शंस को लेकर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसके अलावा हम रिस्क को पता करेंगे, ऑप्शंस का यूज़ करके हमको क्या रिस्क या फिर बेनिफिट हो सकता है। इस तरह से सबसे पहला अल्टरनेटिव हम सेलेक्ट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और देन इवैल्यूएट करेंगे कि जो हमने अल्टरनेटिव या ऑप्शन का यूज़ किया उससे हमको गोल अचीव हुआ कि नहीं किया। अगर गोल अचीव हो गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन अगर इनफेक्टिव था तो हम न्यू अल्टरनेटिव या फिर सेकेंड अल्टरनेटिव को ऑप्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे एंड अगेन इवैल्यूएट करके चेक करेंगे कि गोल अचीव हुआ कि नहीं। ये था हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप। नेक्स्ट है पेट्स। द फिजिकल एक्ट ऑफ स्ट्रोकिंग और पेटिंग अ डॉग और कैट कैन बी थेराप्यूटिक। स्टडी ने शो किया है कि जो इंडिविजुअल पेट्स के साथ रहते हैं उनको हार्ट अटैक कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू जिनके पास पेट्स नहीं है। तो पेट थेरेपी इज़ वेरी गुड फॉर कंट्रोलिंग स्ट्रेस। लास्ट पॉइंट है हमारा म्यूज़िक। म्यूज़िक को क्रिएट करना या सुनना स्टिमुलेट करता है मोटिवेशन, एन्जॉयमेंट और रिलैक्सेशन को। म्यूज़िक आपके डिप्रेशन को भी कम कर देता है और आपके मूड को भी चेंज कर देता है और नॉर्मलाइज करता है आपकी जनरल एक्टिविटी को। सो दिस वॉज अबाउट म्यूज़िक। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट था जिसमें हमने एडेप्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज देखा, जिसमें पहला पॉइंट था अवेयरनेस, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पेट्स एंड लास्ट वॉज म्यूज़िक। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट स्ट्रेस। तो सबसे पहले हमने देखा था स्ट्रेस एज अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, देन स्ट्रेस एज एन एनवायरमेंटल इवेंट, थर्ड था हमारा स्ट्रेस एज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द एनवायरमेंट,
और लास्ट था स्ट्रेस मैनेजमेंट। आई होप यू हैव लाइक द टॉपिक, and if yes, then like, share and subscribe and press the bell icon so that you will receive the notification for new uploads. Feedbacks are welcome in the comment section. Thank you.